चल बेटा ध्यान दो। देखो थर्ड चैप्टर में आप लोग क्या क्या पूछ सकता है, पहले उस पर फोकस कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ठीक है, अरे समझ रहे हैं क्या? इसमें देखो क्या क्या लिखना है। क्या सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग, नोट्स में दिया हुआ क्या है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम जो है वो परमानेंट एम्प्लॉय, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी को दी जाती है। और वो कंपनी या तो उस कंपनी की होल्डिंग होगी या उस कंपनी की सब्सिडियरी होगी। ठीक है, क्यों दिया जाता है? लिखा है इट इज राइट टू परचेज द इक्विटी शेयर एट ए फ्यूचर डेट एट ए प्री डिटरमाइंड। 3 लोगों को दिया जाता है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। कौन कौन? परमानेंट एम्प्लॉयज, डायरेक्टर, ऑफिसर्स। कौन सी कंपनी के? उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी या उस कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी। क्या खरीदने के लिए? इक्विटी शेयर। कौन सी डेट पर? फ्यूचर डेट पर, बराबर है। कौन से प्राइस पर? नेक्स्ट है क्यों करते हैं हम लोग ऐसा? डेफिनेटली हमारा इरादा है कि वो जो एम्प्लॉयज है वो कंपनी में जिंदगी भर के लिए रिटेन हो जाए, लाइफ टाइम के लिए रिटेन, छोड़ के ना जाए कंपनी को। तो लिखा है दे विल फील प्राउड टू बी ओनर ऑफ द कंपनी, है ना। और कंपनी उनको एज ए रिटेन कर, रिटेन मतलब कि कभी वो कंपनी को छोड़ के ना जाए। दूसरा क्या है? कुछ प्रोविजन से हमको ध्यान रखने। पहला प्रोविजन क्या है? अ कंपनी में ऑफर द शेयर डायरेक्टली टू द एम्प्लॉय, या तो आप डायरेक्ट एम्प्लॉय को भेज दो या एक ट्रस्ट बनाओ। एक ट्रस्ट बनाओ, ट्रस्ट का नाम क्या है? एम्प्लॉय फेयर। और उसके थ्रू आप शेयर ऑफर, उस ट्रस्ट का भी अपना एक डायरेक्टर होगा, अपना चेयरमैन। ठीक है, प्राइस जो प्राइस होगा डेफिनेटली मार्केट प्राइस से कम नहीं होगा, तो क्यों खरीदेंगे वो? ठीक है, मतलब जो आम आदमी को जितने में बेचो अपने एम्प्लॉय को उससे कम में बेचो। कितना समय रहेगा उनके पास उस शेयर को वेस्ट करने का, हासिल करने का? कितना? फ्रॉम दी ऑफर। मिनिमम वेस्टिंग पीरियड है, मतलब मैक्सिमम एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, लॉकिंग पीरियड का मतलब क्या होता है? जिस टाइम पीरियड पर आप अपने शेयर्स को बेच नहीं सकते। कितना दिया हुआ है? मिनिमम 1 ईयर, बराबर है। लॉकिंग पीरियड से मतलब जब आप वेस्टिंग पीरियड से मतलब जब आप लोगे उसके बाद 1 साल नहीं हो सकते। नहीं, वेस्टिंग पीरियड अगर 1 साल का तो फिर लॉकिंग पीरियड उसके बाद ही चालू होता है। हाँ तो समझता। राइट्स क्या है? शेयर इश्यूड अंडर दिस स्कीम डज नॉट एंजॉय एनी डिविडेंड। हाँ, आपको तब तक डिविडेंड नहीं मिलेगा, वोटिंग राइट नहीं मिलेगी जब तक कि आप शेयर्स बाय ना कर लें। उसके लिए आपको शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। नेक्स्ट अप्रूवल है। डेफिनेटली एक बात बताओ, आप शेयर्स इश्यू कर रहे हो। अब शेयर्स इश्यू कर रहे हो मतलब आप क्या बनाने वाले हो? ओनरशिप। तो ओनरशिप के लिए आपको किससे रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? शेयर होल्डर से। एनुअल जनरल मीटिंग या एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग? कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन। अप्रूवल तो लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, या मैंने तेरे को शेयर दिए एज ए एम्प्लॉय तो किसी और को थोड़ा ट्रांसफर करेगा। तो एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर हिज ऑप्शन टू एनी अदर पर्सन। ना ये इस ऑप्शन को गिरवी रखेगा ना मॉर्गेज करेगा, बराबर है। एक कमेटी बनाई जाती है जिसके पास पूरा फंड दिया जाता है कि तुम लोग ये सोर्स में जो भी पैसे का लेते हो तुम लोग देखोगे। तो क्या नाम है उस कमेटी का? कंपेंसेशन कमेटी बनाई जाएगी, जो क्या क्या देखने वाले हैं, जितने भी प्रोविजन है किसके? सेबी के, वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, बराबर है? अरे बराबर है कि नहीं? yes, फिर स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब क्या भैया? ये आपके डायरेक्टर को, आपके एम्प्लॉय को डिस्काउंट रेट पर, है ना, और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। व्हाट इज दैट मीन? यार अगर उसने आपके लिए कोई सर्विस दी है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उसे कैश दे दो या बदले में उसे आप शेयर दे दो। तो ये प्रकार का कंसिडरेशन। कंसिडरेशन सबको समझते हैं यहाँ पर, समथिंग इन रिटर्न। रीजन क्या है? सिंपल लाइन है सर, उन्होंने क्योंकि कंपनी में कुछ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया मॉनिटरी, तो हमने उसके उनको शेयर ऑफर किया। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर का जो वैल्यू है और जो आम आदमी को शेयर इशू किया वो दोनों पेरी पास हुआ। मतलब आम आदमी के जो इक्विटी शेयर है और जो स्वेट इक्विटी वाले शेयर है पेरी पास। पेरी पास का मतलब क्या होता है? सेम एज। डिविडेंड भी मिलेगा, वोटिंग राइट्स भी मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। लॉकिंग पीरियड 3 साल। 3 साल तक ये लोग अपने शेयर को किसी को बेच। और अप्रूवल क्या है? सिंपल है यार, इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो तो शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? क्लियर हो गया? अब आ जाइए आप लोग सार्स में आ जाइए। सार्स नहीं, ईएसपीएस में आ जाओ। बड़ा इजी है यार, ये भी एम्प्लॉय को जाते हैं बट थोड़े से लोअर लेवल के एम्प्लॉय को।
थोड़े से उसमें पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, इक्विटी शेयर टू इट्स एम्प्लॉयज एट ए डिस्काउंट प्राइस। ध्यान दो कौन से प्राइस पर, डिस्काउंट प्राइस पर, जो वो फ्यूचर डेट पे खरीद सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, उनका जो अमाउंट है शेयर का वो उनकी सैलरी से डिडक्ट कर लेगी। उनका जो अमाउंट है वो कहां से डिडक्ट कर लेगी, सैलरी। वो ध्यान रखो उसमें लिखा हुआ, जब शेयर के पैसे लेगी तो सैलरी से डिडक्शन कर देगी। ठीक है, अरे समझा गया। अब उसके प्रोविजन है, पहला प्रोविजन पढ़ो सब साथ में, डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू, अलग अलग प्रकार के एम्प्लॉय होते हैं, लोअर हायर ग्रेड 1 ग्रेड 2 सब अलग अलग प्रकार के। शेयर इश्यू थ्रू ईएसपीएस शुड बी इमीडिएटली, जैसे ही उनको ऑफर किया तुरंत, तो कभी भी बेच देंगे। अरे समझा गया, लिस्ट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, मार्केट वैल्यू दिखेगी। ESPS will have a minimum 1 lock-in period, है ना, 1 ईयर का लॉक इन पीरियड, बराबर है। मगर ऐसा कब होगा मेरे दोस्त, अगर आप बोल रहे हो लिस्टेड हो जाएंगे तो फिर लॉक इन पीरियड कहाँ है। तो मतलब दो प्रकार की कंपनी इश्यू करेगी ESPS, एक पब्लिक लिस्टेड। तो अगर पब्लिक करती है तो 1 साल का लॉक इन पीरियड, अगर पब्लिक लिस्टेड करती है तो वो तुरंत मिलता है। ठीक है, और लास्ट क्या लिखा है, कंपनी हैज टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ SEBI शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स रेगुलेशन। फिर से वही बात है, अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर फ्रॉम बाय पासिंग स्पेशल। तो अलग पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं अपन, स्वेट इक्विटी में उनका वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन था, 3 साल का लॉक इन पीरियड था, एम्प्लॉय के डायरेक्टर्स थे, डिस्काउंटेड प्राइस था, फ्यूचर डेट थी। इसमें क्या है, इसमें भी तेरे को डिस्काउंटेड प्राइस मिलेंगे और तेरी सैलरी से डिडक्शन होगा। मतलब कहा अदर देन कैश मिल रहा था, यहां तेरी सैलरी ले रहे, मतलब कैश ले रहे। ठीक है, बराबर है। और अलग अलग कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय को अलग अलग शेयर्स ऑफर किए जाएंगे। वेरी गुड। अब आ जाए सार्स, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स। दो तीन नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखो। इस स्कीम में क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज आर गिवन अ राइट टू एप्रिसिएशन, मतलब आपको एक एप्रिसिएशन मिलेगा। एप्रिसिएशन मतलब मनी वैल्यू का, मार्केट वैल्यू, इन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी एट ए, मतलब इन एम्प्लॉयज के पास कंपनी के शेयर होंगे, उस पर एप्रिसिएशन होगा। तो मतलब एक मतलब शेयर होना काम का है कि एप्रिसिएशन, शेयर होना, पहले शेयर होना, फ्री पॉकेट में कंपनी आपको शेयर देगी, उस पर एप्रिसिएशन होगा, आपको बेच देना उसको। व्हेन इशू, कंपनी कब इशू करती है, व्हेन कंपनी अलॉट अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स आर लिंक्ड टू द वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर्स, डेट ऑफ, मतलब जब कुछ शेयर कंपनी पब्लिक को दे रही है तो कुछ शेयर अपने एम्प्लॉय के लिए उठा के रख देती है। जैसे ही लिस्टिंग होगी, जैसे मार्केट वैल्यू, इसका भी वैल्यू क्या होगा, एप्रिशिएट होगा, उसका बेनिफिट उनको मिलेगा क्योंकि वो बेच सकते हैं शेयर। क्या लिखा है, व्हेन इट इज पेड ऑन द रिलेवेंट डेट इन फ्यूचर डेट डिपेंडिंग अपॉन दी एप्रिशिएशन। सिंपल है ना, क्या लिख रहा है, अगर जिस दिन तुमने उनके हाथ में पैसे शेयर दिए तो उस वक्त उसकी वैल्यू 10 रुपए थी, तो बोल रहा है जब भी वैल्यू बढ़ेगी तो जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू बढ़ी, अब 10 से मान लो वो वैल्यू होगी 100 रुपए, तो कितना रुपया मिल जाएगा ऊपर का, 90 रुपए आपको देना पड़ेगा। अब दो तरीके से बोल रहा है, या तो क्या है, कैश में दे दो या और इक्विटी शेयर दे दो, है ना। ठीक है, समझा, या तो कैश में दे दो या और इक्विटी शेयर दे देना उसके बाद, और उतने और इक्विटी शेयर दे देना। सार्स मतलब क्या होता है, इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रकार का बोनस है। बोनस तो फ्री में मिलेगा भाई, एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं, बोनस कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी परफॉर्म वेल एंड द मार्केट प्राइस गोज अप। तो सार्स में अलग हो रहा है, ईएसओएस डिफरेंट हो गया, ठीक है, स्वेट इक्विटी बिल्कुल डिफरेंट हो गया, जो लोग प्रॉफिट बढ़ा के दे रहे हैं उनके लिए कर रही कंपनी, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, बोनस के ऊपर किया जा रहा है ना। ईएसपीएस में सैलरी से डिडक्शन हो रहा है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक सेकेंड, चलो 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 ध्यान दो, 10 मिनट में 4 टॉपिक हो गए। और वेस्टिंग पीरियड 1 साल का है, 1 साल तक आप संभाल के रख सकते हैं, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं, तुरंत भेज दो, जैसी आया तुरंत। तो लॉक इन पीरियड किस किस में है देख लो पहले। स्वेट इक्विटी में 3 साल का है, ठीक है। ईएसओएस में लॉक इन पीरियड की बात तो किया नहीं उसने, बोला आप किसी और को ट्रांसफर नहीं करेंगे। ईएसपीएस में 1 साल का है। अब आ जाइए, तो इसमें भी सेम हुई, सार्स इशू करना है मतलब अप्रूवल ऑफ शेयर, ये चारों में दिखा, ठीक है, ठीक है, बराबर है। अब आ जाओ प्राइवेट प्लेसमेंट में, 2 नंबर के लिए पूछा था पहले, when a company offer its security to a selected group of person not exceeding 200, यानी ये प्री डिटरमाइंड है। व्हाट इज प्री डिटरमाइंड, ये 200 लोग हमको पता है कौन है,
ठीक है, और इनकी कितनी क्वांटिटी है 200, एक बार में 50 और साल भर में 200। प्राइवेट कंपनी नहीं नहीं, दोनों कंपनी इशू कर सकती है, पब्लिक भी कर सकती है, प्राइवेट तो यही करती है। इन अदर वर्ड्स, कंपनी ऑफर इट्स सिक्योरिटी ओनली टू आइडेंटिफाइड पर्सन, जिनको वो पहले से जानती है, मगर इसमें क्यूआई भी नहीं आएगी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बाहर नहीं आएगी, इंडिविजुअल लोग आएंगे, नॉट टू द जनरल पब्लिक। फटाफट करो, ऑथोरिटी किसकी ऑथोरिटी, हु डिसाइडेड, द बोर्ड है ना, सिलेक्ट करेंगे। अब किसके थ्रू बेचेंगे, म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ऑफर लेटर, कंपनी हैज टू इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर अलोंग विद द एप्लीकेशन। यही अगर आईपीओ होता तो ऑफर लेटर की जगह प्रॉस्पेक्टस होता, बराबर है क्या? यही अगर राइट इशू होता तो लेटर ऑफ ऑफर होता। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, तो आपको बदले में कुछ तो लोगे ना, आपके नहीं? अरे लोगे कि नहीं लोगे? क्या लिखा कंसिडरेशन में? The offer, the share offered can be fully paid up, and the consideration should be paid by demand draft, but not by cash. आपको सोचिए ना, इतने कम लोग अगर इतने सारे शेयर खरीदेंगे, इतने कम लोग अगर इतने सारे शेयर खरीदेंगे तो कैश में कैसे करेंगे? और जोर के उसको करना था, ऐसे तोड़ देना था उसको। क्या कर रहे हो तुम लोग वहां बैठ के, क्या पढ़ रहे हो? थर्ड चैप्टर हो गया क्या तुम्हारा पढ़ के? बाकी पूरा हो गया पक्का? सार से होता बता। आपने पढ़ते थे राइटिंग पढ़ना पड़ी और टीएसपीएस पर टीएसएस पर इंटरेस्ट वगैरह, और उसके नाम घर जा रही है नहीं, मुझसे नहीं। जा, चल मैं बुलाता हूँ देखो। अब सुनो, राइट इशू में एक ऑफर था एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास, जिसको बोलते हैं राइट टू रिनाउंसिएशन, मतलब तुम बढ़िए इसमें नहीं है भाई, तूने वादा कर दिया ना, तो खरीदना पड़ेगा, तू कैसे मना कर देगा, फिर किसको बेचूंगा? तो वहां लिखा है राइट टू रिनाउंसिएशन इज नॉट गिवन टू एप्लीकेंट अंडर प्राइवेट, ठीक है? रिनाउंसिएशन का दूसरा वर्ड होता है कैंसिलेशन। सही है क्या? अब आप फिर वही बात आ गई, कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। मगर ये कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं? प्राइवेट क्यों करेगी? पब्लिक, जब पब्लिक 200 पे आएगी, क्योंकि पब्लिक के तो ऑलरेडी शेयर होल्डर है ना, उनकी बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन देख लो कितने प्रकार के होते हैं, राइट इशू होता है और दूसरा प्रेफरेंशियल। राइट इशू हम सबको पता है, जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी दोबारा शेयर ऑफर करती है खरीदने के लिए डिस्काउंटेड प्राइस पर, ठीक है? उसको राइट टू रिनाउंसिएशन बिल्कुल अलाउ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है मेरे बच्चों? मैंने कंपनी इशू स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर इनटू फ्यूचर डेट। समझाओ थोड़ा सा एग्जांपल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल, कन्वर्टेबल डिबेंचर, जो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी नहीं है, बाद में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? बराबर है इसको। और प्रेफरेंशियल बेसिस का मतलब क्या होता है? जिन लोगों को हमको देना है, मतलब हमारे डिसाइडेड हो गया वो कौन लोग होंगे जिनको हम ये इशू करेंगे, ठीक है? ठीक है, क्या लिखा? ऑफर टू, कंपनी ऑफर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू नंबर 1 प्रमोटर, दूसरा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, तीसरा एम्प्लॉय, वेंचर का मतलब लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इक्विटी। अब एक चीज वर्क करो, राइट इशू में सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में 4 लोगों के नाम आ गए, प्रमोटर भी आ गया, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर आ गया, एम्प्लॉय भी आ गया और वेंचर कैपिटलिस्ट भी आ गया। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में ये सब आ जाता है, वो ईएसओएस, ईएसपीएस, इक्विटी, उसी का तो पार्ट है। कंसिडरेशन पढ़ लो, फटाफट पढ़ लो। जो शेयर्स ऑफर्ड आर फुल्ली पेड अप एंड द एप्लीकेंट्स हैव टू पे द कंसिडरेशन इन प्राइवेट प्लेसमेंट में कैश नहीं था, डिमांड ड्राफ्ट और चेक था, इसमें कैश बोल रहा है सर। इसमें नो कॉल्स नहीं, नो कॉल्स का सवाल ही नहीं होता इसमें। नो वोटिंग राइट। अगर मैं मतलब कोई वीडियो में खुजाते हुए देखूं तो नीचे हाफ पैंट ऐसा मैं देखूंगा अप्रूवल तो अपन बिना देखे मिल देंगे। शेयर होल्डर अप्रूवल, स्पेशल वोटिंग राइट्स, नो
no voting rights. जा रहे हो उसने किसके साथ क्या क्या लेने आया सुबह आएगी टाइम पे चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 15 मिनट के टॉपिक में राइट इशू में आ जाए राइट इशू का सिंपल फंडा है जब कंपनी को अपने पेड अप शेयर कैपिटल को फर्दर रेस करना है तो फिर वो राइट इशू का सहारा लेती है किसको जाएगा एक रेशो में जाएगा 2:1 3:1 5:1 कौन से प्राइस पर प्रीडिटरमाइंड प्राइस जो नॉर्मली मार्केट वैल्यू से कम होना चाहिए अच्छा मैंने क्या बताया था इसको प्रीएम्प्टिव राइट्स भी बोलते हैं प्रीएम्प्टिव मतलब बिफोर एनीवन एल्स बाहर वालों से पहले हम तुमको ऑफर कर ठीक है अरे बोलो ना एक लाइन लिखी है कंपनी कैन मेक अ राइट इशू व्हेन इट इज मेकिंग अ प्राइवेट प्लेसमेंट अब प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है 200 लोग तो उस वक्त हम राइट इशू कर सकते हो सिलेक्टेड लोगों को चूज करो सबको थोड़ी ना दोगे मैं सिलेक्टेड लोगों को चूज करो अपन ने अभी पढ़े प्राइवेट प्लेसमेंट का दोनों पार्ट है राइट इशू और प्राइवेट प्रेफरेंशियल एलोटमेंट चलो प्रोविजन पढ़ो फटाफट पहला प्रोविजन क्या प्राइस ऑफर ध्यान देना मैं पढ़ूं राइट शेयर्स आर सोल्ड टू द लेसर देन मार्केट प्राइस दूसरा लेटर ऑफ ऑफर अच्छा ऑफर लेटर पढ़े थे क्या प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर इसमें आ जाएगा प्रॉस्पेक्टस आईपीओ अदर डिटेल्स पढ़ो ध्यान देना लेटर ऑफ ऑफर में क्या क्या आएगा द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर द पीरियड ऑफ ऑफर वेस्टिंग पीरियड होगा व्हाइल वैलिड ऑफर वैलिड कब तक है देखो कम से कम 15 और ज्यादा कम से कम 15 ज्यादा 30 दिन राइट टू रिनाउंस रहता है क्या लिखा है ना शेयर होल्डर हैव राइट टू गिव अप देयर शेयर्स इन फेवर किसी और के लिए इसमें है राइट टू रिनाउंसिएशन प्राइवेट प्लेसमेंट में इसमें तो है ही 200 लोग आप किसी और की तरफ फेवर नहीं करेंगे जैसे कि आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ठीक है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन द लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंड बाय पोस्ट कोरियर एंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सही है अगर आपने मना कर दिया राइट इशू करने से देखो क्या लिखा है विद इन गिवन टाइम तो इट इज इंप्लाइड दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द ऑफर और फिर कंपनी क्या करेगी ये ऑफर किसी ना इंटरेस्टेड मैंने अगर आपने 30 दिन में हाँ नहीं बोला था ना समझ लेंगे सही है ना स्टिपुलेटेड का मतलब होता है गिवन टाइम मिनिमम 15 मैक्सिमम 30 अरे बोलो और मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है पक्का चलो बोनस इशू बोनस इशू देखो बोनस इशू में क्या है फुल्ली पेड अप शेयर होना फ्री में जाएंगे प्रोपोर्शन टू द शेयर बिल्डिंग जिसके पास ज्यादा होगा उसको ज्यादा बोनस जाएंगे ना ठीक है टाइप ऑफ कंपनी नॉर्मली जो कंपनी फाइनेंशियली साउंड होती है जो बेहतर होती है वो लोग बोनस करेंगी कहां से पैसा देंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और अपने रिजर्व्स सही है बराबर है इट इज आल्सो कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व यानी अपने ही प्रॉफिट और रिजर्व का दोबारा यूज करना फटाफट दो सोर्सेस क्या है कहां से पैसा आएगा रिजर्व सिक्योरिटी पेमेंट और कैपिटल रिडक्शन कौन डिसाइड करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहां ऑथराइजेशन होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहां पर अप्रूवल लेना पड़ेगा शेयर होल्डर जनरल मीटिंग स्पेशल सही है हु डिसाइड द रेट ऑफ बोनस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको पता है अब सुनो फटाफट ध्यान दो अगर आपने उसी साल अगर पब्लिक इशू किया है तो उस साल बोनस नहीं दे सकते उसी साल अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर उसी साल कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो बोनस इशू नहीं होगा क्योंकि फिर पब्लिक इशू में आ गया कन्वर्ट हो रहा ना इसके बाद में आप बोनस को डिविडेंड के बदले नहीं देंगे डिविडेंड अलग देंगे बोनस अलग देंगे आपको ध्यान रखना है ठीक है एक बार अगर आपने बोनस अनाउंस कर दिया तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते फिर आपको उसको करना ही पड़ेगा ठीक और हमेशा फुल्ली पेड अप शेयर होना और शेयर होल्डर कैन नॉट रिनाउंस मतलब कैंसिल नहीं करना इसका कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं है ठीक है बराबर है अच्छा सुनो अगर डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट बाकी है प्रिंसिपल अमाउंट बाकी है तो आप बोनस नहीं दे सकते प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड बाकी है तो पब्लिक डिपॉजिट का इंटरेस्ट बाकी है तो या फिर एम्प्लॉय की सैलरी और उनका पेंशन बाकी ये प्रोहिबिशन है आप नहीं कर सकते खत्म फिनिश हो गया बोनस इशू ये समझा ना इसको आपको समझ रिवीजन करना फटाफट अब आ जाओ आप पेज नंबर 42 में पब्लिक इशू की मीनिंग पढ़ो क्या लिखा है पब्लिक इशू और ऑफर मींस ऑफर द शेयर टू द पब्लिक नॉर्मली दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड बाय द पब्लिक कंपनीज द कंपनी इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर देयर शेयर्स
बाय इशूइंग, सिंपल है, समझ गए? पब्लिक को ऑफर करो प्रॉस्पेक्टस के थ्रू, पब्लिक कंपनी के द्वारा, उसी को बोलते हैं पब्लिक इशू। पहली बार करोगे तो आईपीओ, दूसरी बार करोगे तो एफडीआई। फिक्स प्राइस का मतलब क्या है? जहां पर फिक्स फेस वैल्यू ऑलरेडी डिसाइडेड है, फॉलो क्या लिखा उसमें? द कंपनी स्टेट्स इन इज द क्वांटिटी, द प्राइस, जो शेयर वो ऑफर करने वाली, किसको? तो मतलब द इन्वेस्टर आर आस्क्ड टू पे अ सर्टेन पोर्शन ऑफ फेस वैल्यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन में 5%, पढ़े हो ना? वेरी गुड यार, along with the application. The company comes to know the demand of its share only after the subscription. अब 3 कंडीशन होगी ना, ओवर, अंडर या एक्सेप्ट, ठीक है? कंपनी कैन शेयर इशू एट आर प्रीमियम, डिस्काउंट अब अलाउ नहीं है। डिस्काउंट अलाउ टू ईएसपीएस, ईएसओएस, राइट इश्यूज। आम जनता के लिए डिस्काउंट अलाउ नहीं है, सिर्फ पार और प्रीमियम। पार समझता है ना, 10 का 10 में गया, प्रीमियम 10 का 12 में गया, 13 में गया। फिक्स प्राइस मेथड जो है वो कहाँ यूज होती है? फटाफट पढ़ो। इशू में लाइफ इनमें ही करेंगे ना, इनमें ही करेंगे ना, पहले डिसाइड करेंगे ना, ठीक है? समझ में आ गया? तो 2 नंबर के लिए आया तो भूलना मत। फिर से रिपीट करते हैं। फिक्स प्राइस मेथड में जो प्राइस और क्वांटिटी वो ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है, ठीक है? इन्वेस्टर को बोला जाएगा आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे करना, जिसको हम एप्लीकेशन मनी बोलते हैं, ठीक है? कंपनी को एक्चुअल डिमांड अपने शेयर्स की तभी पता चलेगी जब लोग उसको सब्सक्राइब कर डालेंगे, ठीक है? और कंपनी 2 तरीके से शेयर इशू करेगी, पार में और प्रीमियम में। और फिक्स मेथड किस किस के लिए यूज की जाती है? एप्लीकेशन, ठीक है? बुक बिल्डिंग मेथड, फटाफट ध्यान दो। इसमें कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती है, और इसमें ना क्वांटिटी लिखी होती है प्रोस्पेक्टस में, ना प्राइस। इसमें प्राइस रेंज होता है, आपको एक दिन दिए जाते हैं, उस पर बिडिंग लगाओ, और मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस दिया जाता है। जो प्राइस पर बिडिंग लगेगी उस कंपनी को ढालो। अंडर दिस मेथड द इशूअर कंपनी डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स एंड इशू प्राइस एट व्हिच शेयर्स विल बी सोल्ड बाय बिडिंग प्रोसेस। यानी किसके थ्रू डिसाइड होगा? किसके थ्रू डिसाइड होगा? बिडिंग प्रोसेस। क्या नंबर ऑफ प्राइस एंड द इशू प्राइस, उनको तो पहले से पता नहीं है ना। द कंपनी इशू आप भी बताया मैंने, जिसमें ना प्राइस होगी ना क्वांटिटी। फटाफट ध्यान देंगे, कंपनी का एक प्राइस बैंड होता है, सुनो। लोएस्ट प्राइस को बोलते हैं फ्लोर प्राइस, हाईएस्ट वाले को कैप प्राइस, इस पे डिसाइड होगा बिडिंग प्राइस, इट इज आल्सो नोन एज इशू प्राइस। वेरी गुड, समझते जा रहे हैं? समझते जा रहे हैं? कितने दिन के लिए ओपन रहेगा? 5 दिन के लिए ओपन रहेगा। इन्वेस्टर्स कितने भी नंबर के शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टर कैन अप्लाई फॉर एनी नंबर ऑफ शेयर। एक मिनिमम लॉट भी हो सकता है, बट फॉर अप्लाई फॉर एनी नंबर ऑफ शेयर। कितने दिन के लिए ओपन रहेगा? 5 दिन के लिए ओपन रहेगा, बराबर है? और ये जो बिडिंग है, बिडिंग में लोग शेयर खरीदेंगे तो एप्लीकेशन मनी पे करेंगे, तो बैंक से नहीं होता है, तो बैंक सॉरी कंपनी से नहीं होता। कंपनी बैंक को अपॉइंट करती है जो काम करता है, उसका नाम है लीड मर्चेंट बैंक, जिसको हम बुक रनर्स बोलते हैं, जो कंपनी के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। प्लीज याद रखें। बिडिंग ओवर हो गई, कट ऑफ प्राइस, कट ऑफ मतलब इशू प्राइस। अरे बराबर है ना, जिस प्राइस पर सबसे ज्यादा बिडिंग लगी, अरे बराबर है कि नहीं? ठीक है, अब हो गया, प्राइस हाइड हो गया। अब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी और उसमें वाला प्राइस लिखेगी। तो मतलब ये प्राइस पता करने का एक तरीका है। तो मतलब आपकी जो फेस वैल्यू होगी तो बहुत ज्यादा होगी। ये नॉर्मली कब इशू होता है? आईपीओ में। और तभी तो हम देखते हैं ना इन सालों में जोमेटो के, पेटीएम के, सर हम तो 10-10 रुपए पड़ते थे, 10 रुपए होता है, 1 रुपए होता है, तो ये लोग पहले बिडिंग से बढ़वाते हैं और फिर अपने को देते हैं। इसलिए तो हम लोग आजकल सुनते नहीं ना कि 10 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए। आजकल सब बुक बिल्डिंग मेथड चला रहे हैं, समझा गया? मक्का में आईपीओ में आ जाओ फटाफट। सुनो मैं बताऊं, आईपीओ मतलब जब पब्लिक कंपनी पहली बार अपने शेयर को जनरल पब्लिक को ऑफर करती है। सिंपल है, जब एक पब्लिक कंपनी जब पहली बार ऐसा करती है, ठीक है। कोई भी जब नई कंपनी बनती है तो वो पहली बार में पैसा पब्लिक से नहीं लेती, वो पहली बार में पैसा प्रमोटर से लेती है, बैंकों से लेती है, अपने एग्जिस्टिंग लोगों से लेती है। लिखा होगा न्यू कंपनी और एन एग्जिस्टिंग कंपनी व्हिच हैज रेज्ड इट्स कैपिटल अर्लियर फ्रॉम प्रमोटर और अदर इन्वेस्टर मे ऑफर इट शेयर टू द। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुराने लोग कौन होते हैं जो कंपनी को मदद करते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स। सब लोग वही करते हैं। उसके बाद जब जरूरत पड़ती है तो फिर आप जाते हो आईपीओ, बराबर है कि नहीं? बिफोर आईपीओ, फटाफट पढ़ो। बिफोर आईपीओ कंपनी इज नॉट अ, तो नॉर्मली उसके जो शेयर्स है वो किसके पास होते हैं? प्राइवेट लोगों के पास। और जैसी लिस्ट होगी ओपन मार्केट में आ जाएगा। ओपन मार्केट मतलब शेयर मार्केट, बाइंग सेलिंग स्टार्ट।
ठीक है। और आईपीओ कैन बी थ्रू फिक्स प्राइस मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड। क्लियर हो गया, खत्म कर दिया अपन ने। और एफपीओ का मतलब क्या होगा? When a company issue shares to the public after an IPO within further public offer। और ये तो लिस्टिंग कंपनी करेगी ना, अब तो लिस्ट हो गई ना, ठीक है। राइट इश्यू हो गया, बोनस हो गया, 5 6 हो गया ना। अब आ जाइए हम लोग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। फटाफट ध्यान देना, पहली लाइन पढ़ेंगे हम लोग। क्या लिखा है? When a company gives shares, आराम से, to an applicant based on application submitted, that is allotment of shares। सुप्रीम कोर्ट का अभी अचार डालो तो छोड़ो, नीचे वाली लाइन में आओ। allotment of share means giving certain number of shares by the board of director out of the previously unallocated capital। जो पैसा अभी तक आपने हासिल नहीं किया तो उसको हासिल करने के लिए शेयर्स तो अलॉट करने पड़ेंगे ना। तो इट इज लाइक गिविंग द शेयर्स टू द पब्लिक एंड गेटिंग द कैपिटल, ठीक है। हु हैव अप्लाइड फॉर द शेयर्स, क्लियर है। उसके लिए कंपनी क्या करेगी? प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी। उसमें क्या अटैच होगा? एप्लीकेशन। लोग क्या पे करेंगे? पहले एप्लीकेशन में, फिर क्या पे करेंगे? कॉल्स, बराबर है। कंपनी को क्या कलेक्ट करना पड़ेगा 15 दिन में या 30 दिन के अंदर? जल्दी बोलो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। पूरा तो पता है, बोलने की जरूरत ही नहीं। बैठ रहा है, जा रहा है घर सुबह सुबह वहां से गए कि सब लोग? ठीक, चल बाय टाटा। समझा गया? पक्का? इंट्रोडक्शन बहुत इजी है। अभी उसके नीचे लिखा है 2013 कंपनीज एक्ट के कुछ डीमैटेरियलाइज फॉर्म को लेके, देखो लिखा है। अब तो डीमैट में हो गया ना, जल्दी से पढ़ो कौन लोग डीमैट में करेगा इशू। जिस कंपनी का पब्लिक ऑफर 10 करोड़ से ज्यादा का है उसको डीमैट में करना पड़ेगा। दूसरा, अनलिस्टेड कंपनी है मगर उसकी जो न्यू इशू है वो कब कर रही है? वो 10 सितंबर 2018 के, अगर 2018 के बाद अगर वो न्यू इशू कर रही है तो फिर अनलिस्टेड भी है तो डीमैट में करना पड़ेगा। तीसरा, सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मे बी, सबको डीमैट में ही इशू करना पड़ेगा। अबे ठीक है, अभी नीचे वाला छोड़ो, पट से प्रोविजन में आओ। ठीक है, 2 प्रोविजन है, जनरल और स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का पहला पढ़ो, क्या लिखा? पट से ध्यान देना। पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले आपको अपने प्रोस्पेक्टस को आरओसी के पास में रजिस्ट्रेशन के लिए भेजना पड़ेगा, बराबर है? अरे यही लिखा है उसमें, प्रोस्पेक्टस पे किसकी साइन होगी? देखो, एवरी प्रपोज डायरेक्टर, अगर न्यूली फॉर्म कंपनी है तो अभी वो डायरेक्टर बनने का है ना, और डायरेक्टर या फिर उसका ऑथराइज एडवोकेट। सही है? क्या वो प्रोस्पेक्टस पब्लिश हो गया है कि 90 दिन के लिए पड़ा हुआ है? अब आ जाओ एप्लीकेशन मनी में फटाफट। कंपनी जैसे ही प्रोस्पेक्टस को इशू करेगी तो मिनिमम 5% ऑफ द फेस वैल्यू, ठीक है? बिफोर और ऑन डेट ऑफ द पब्लिकेशन उसमें भी कर सकते हैं क्या? ये कॉपी प्रोस्पेक्टस की कहाँ लिखा है? इधर ना, कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस will be filed with the register of companies for registration on or before the date of its publication। मतलब उस दिन भी और उसके पहले भी। हाँ, तो उस दिन करे तो बात अलग, उसके पहले करे तो 90 दिन तक पड़ा है। वो 90 दिन में कभी भी कर सकते हैं इशू। तब उनकी इच्छा है कि आज करके पड़े क्यों रहते हैं? उनकी इच्छा अगर आज करके रजिस्ट्रेशन कल इशू कर देना तो कर दो ना, 90 दिन के लिए पड़े रह सकता है, उसके अंदर वो कभी भी इशू करते हैं। उनको लगता है आज अगर रजिस्ट्रेशन करा के कल इशू कर देना तो तुम कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एप्लीकेशन मनी में आ जाओ। पर वहां लिखा एक चीज, द एप्लीकेशन मनी टू बी मिनिमम 25% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स। व्हाट डज दैट मीन? तो 5% क्या है? 5% कंपनी ने प्रिस्क्राइब किया और 5% सेबी ने प्रिस्क्राइब किया। ठीक है, सेबी हैज स्पेसिफाइड एप्लीकेशन मनी टू बी मिनिमम, और पुराना वाला रूल क्या बोलता था? 5%। सेबी ने उसको बढ़ा के कितना कर दिया है? ये एप्लीकेशन मनी कहाँ जाएगा? शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट में, शेड्यूल बैंक में जाएगा ना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, चलिए देखो, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू की, कितने दिन के अंदर कलेक्ट करना है? कितना पैसा? 90%। अगर नहीं किए तो अगले 15 दिन में वापस करना। सुनिए बड़ी बात, अगर कंपनी, देखिए वहां एक पॉइंट लिखा पहला वाला 90% को लेके,
यूजुअली व्हेन अ कंपनी डज नॉट कलेक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इट मींस उसका जो इशू है वो अंडर सब्सक्राइब हुआ है ना, लोगों ने खरीदा ही नहीं। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर वो नहीं कलेक्ट कर पाए कितने दिन में, 30 दिन में, तो अगले 15 दिन में उसको पूरे पैसे वापस कर देना, लिखा है देखो 15 डेज। मगर ऐसा तब होगा जब वो नहीं कलेक्ट कर पाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसा ना हो, कंपनी उसके लिए क्या करती है, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट कर लेती है कि अगर नहीं बिके तो किसी को भेज देंगे अंडर राइटिंग, ठीक है। सेबी के हिसाब से जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट कितने दिन के लिए ओपन रहेगी, 3 वर्किंग डेज, नॉट मोर देन। ये मैंने कल परसों किसी से डिस्कस कर रहा था, तू बता रहा था कृष्णा में 3 दिन के लिए ऑफर ओपन था, है ना। आप 3 दिन 10 दिन में आप खरीद सकते हैं। एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई फॉर शेयर ओनली व्हेन द सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, फिर भी बताता हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो कंपनी के पास में बहुत दिक्कत होगी, तो कंपनी बोलती है या तो सबको एक परसेंटेज में दे देते हैं, जिसको आप बोलते हैं प्रो राटा बेसिस। दूसरा, या तो फिर लॉटरी ले लेते हैं। तीसरा प्रेफरेंस मेथड है। प्रेफरेंस मेथड का मतलब क्या होता है, या तो सबसे कम वाले से स्टार्ट करो या सबसे ज्यादा वाले से। नेक्स्ट क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन। फटाफट पढ़ लो क्या लिखा उसमें। An application is more than the offer. Application is more than the offer. ठीक है, क्या लिखा है इसमें, अगर आपको लगता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, थोड़े शेयर बढ़ाने चाहिए, तो बोलते हैं जितना ऑफर था उससे और 10% बढ़ा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। और जिस वक्त आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया था, 30 दिन का कलेक्शन था ना आपका, उसी जिस दिन आपने पब्लिश किया उसी दिन आपने एक एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज को लिखनी कि सर जैसे ही मैं 30 दिन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करूंगा तो ना मेरी आप शेयर्स को लिस्ट कर, ठीक है क्या। प्रोस्पेक्टस में आपको उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स टू द इशू एंड वेरियस एजेंट। आपको एक दो बैंक तो मैनेज करने पड़ेंगे, जैसे जोमेटो ने कोटक महिंद्रा को अपॉइंट किया था, जो आपके पैसे को कलेक्ट करे, आपके प्रोस्पेक्टस को इशू करे, वहां लिखा हुआ कलेक्टिंग बैंकर अंडर राइटर, ठीक है, खत्म। जनरल प्रिंसिपल तो बहुत ईजी है। किसके पास होती है ऑथोरिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अलॉटमेंट वही करेगा या तो कोई कमेटी बना देगा। अलॉटमेंट किसको देंगे, जिसने एप्लीकेशन फिल किया, ठीक है। अलॉटमेंट का एक रीजनेबल टाइम होगा, कितना टाइम दिया है, 60 डेज। एप्लीकेशन मनी मिलने के 60 डेज क्या है ना। अलॉटमेंट कैन बी मेड फ्रॉम 50 डेज, मतलब एप्लीकेशन मनी के 60 दिन में, चालू ऑफ 5th डे से कर सकते हैं। इशू किया आपने प्रोस्पेक्टस, उसके 5वें दिन से आपको अलॉटमेंट चालू कर सकते हो। टोटल कितने दिन दे दिए आपको, 60 डेज दे दिए फ्रॉम एप्लीकेशन में। 15 होगा, 5th डे फ्रॉम द 5th डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, 5th डे। जैसे आज इशू हुआ प्रोस्पेक्टस तो लोग अप्लाई करना चालू कर देंगे ना, तो उसके 5वें दिन से आप अलॉटमेंट इशू कर दो, चालू कर देना। और एप्लीकेशन मनी जब भी आपको मिलेगा तो 60 दिन मिल रहा है, मतलब 60 डे, तो चालू 55 दिन तक मिलेगा आपको अलॉटमेंट। 30 दिन एप्लीकेशन मनी के और 30 दिन एडवांस 60। क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल। जो जो प्रोस्पेक्टस में लिखा था वैसे ही शेयर ऑफर करना, कोई भी कंडीशन आपको अपनी तरफ से नहीं डालनी। हाँ, अगर उसके बाद चेंज आया तो फिर एब्सोल्यूट कहां से हो, तो वो कंडीशनल हो गया। कुछ नहीं चाहिए, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस कहां लिखा है, सेम कंडीशन लिखा है, नो न्यू कंडीशन, नो चेंज इन द टर्म्स ऑफ अलॉटमेंट, और नो न्यू कंडीशंस कैन बी एडेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। और लास्ट क्या लिखा है, कंपनी हैज टू इन्फॉर्म द एप्लीकेंट दैट शेयर्स हैव बीन अलॉटेड बाय हिम बाय सेंडिंग अ लेटर, या फिर अलॉटमेंट एडवाइस। दिस लेटर गिव्स डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी टू बी पेड। और लास्ट क्या है, अलॉटमेंट जो होना हो किसी भी लॉ के कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना। जैसे कि कंपनीज एक्ट बोलता है कि आप किसी भी माइनर को शेयर ऑफर नहीं कर सकते, नहीं तो वो वॉइड होगा, ठीक है। अरे बोलो, आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि रेगुलर अलॉटमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, दैट इज रेगुलर अलॉटमेंट, लिखा है ना नीचे, नीचे को लिखा है। यस सर। अगर ये नहीं किए तो इसको हम इरेगुलर अलॉटमेंट बोलेंगे। तो सुनो, इस पर आप लोगों को जस्टिफिकेशन भी आ सकता है, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इरेगुलर अलॉटमेंट। तो अगर ये नहीं करोगे तो इरेगुलर, तो इनका एक्सप्लेन करके ये नहीं करूंगा तो ऐसा, हाँ ये नहीं करोगे इरेगुलर हो। स्टैट्यूटरी और जनरल दोनों, सिर्फ कंडीशन लिखा तो दोनों, नहीं तो स्पेसिफाई करके पूछिए। जैसे रेगुलर, हाँ दोनों 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 रेगुलर में दोनों है, दोनों दोनों तो इरेगुलर में भी तो फिर दोनों का एक्सप्लेन, तो दोनों चाहिए ना, रेगुलर रेगुलर दोनों चाहिए। जस्टिफिकेशन बहुत बड़ा तो मत करना ना ये वाला, तो हेडिंग ही तो लिखना, हेडिंग है। हाँ हेडिंग लिखना, ठीक है। अब आप शेयर सर्टिफिकेट में आ जाओ। कौन सा डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड
एविडेंस ऑफ ओनरशिप है, शेयर होल्डर को दिया जाता है, प्राइमा फेसी एविडेंस है, फर्स्ट एविडेंस है, टाइटल है, ओनरशिप टाइटल। ठीक है, अगर किसी प्रकार का झगड़ा हुआ मेंबरशिप में, शेयर सर्टिफिकेट दिखा सकते हो और बता सकते हो कि भैया मैं कंपनी का ओनर हूं, कंपनी का मेंबर हूं। ठीक है, अगर कंपनी ने डिटेल नहीं डाली रजिस्टर ऑफ मेंबर, मैंने इसकी हेडिंग बनवाई होगी आपको। पहले वाले का मीनिंग है, फिर सिग्निफिकेंस है। हाँ, तो कंपनी देखो कायम ऑथराइज करेगी उसकी कॉमन सील में कितने लोगों की साइन होगी? 2 डायरेक्टर की, काउंटर साइन बाय सेक्रेटरी। ठीक है, कंपनी किस किस को शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी? ऑल द अलॉटीज, और ट्रांसफर में ट्रांसफर हो जाएगा, और ट्रांसफर में ट्रांसफर हो जाएगा, और ट्रांसमिशन में लीगल हायर्स हो जाएगा, और ट्रांसफर में ट्रांसफर। कंटेंट पूछ सकता है आपको एग्जाम में, क्या कंटेंट है फटाफट पढ़ो। सबसे पहले लिखा रहेगा नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का 21 डिजिट का सीआईएन पढ़े हो ना, सीआईएन, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, पोर्टफोलियो नंबर क्या है कंपनी का, रजिस्टर्ड नंबर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, नेम ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ शेयर, डिस्टिंक्टिव तो तब होगा ना फिजिकली शेयर। आपको अमाउंट कितना पे करना है या कितना पेड हो चुका है, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट आपको पार्टली पेड में भी इशू हो जाता है। और लास्ट क्या लिखा है? कॉमन सील इफ एनी, सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। ये टाइम पढ़ लो। अगर मैं पहली बार शेयर खरीद रहा हूँ कंपनी के, मेमोरेंडम में साइन करके, तो कितने महीने में? 2 महीने में। अगर कंपनी के अलॉटमेंट में खरीद रहे हो तो कितने महीने में? 2 महीने में। और अगर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में खरीद रहे हो कितने महीने में? 1 महीने। यानी मेमोरेंडम और अलॉटमेंट में 2 महीना, ट्रांसफर ट्रांसमिशन में 1 महीने। ठीक है, अरे बराबर है क्या? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कब आती है नौबत? अगर ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट डीफेस हो गया, म्यूटिलेटेड हो गया, फट गया या टॉर्न हो गया, या आप कंपनी को ले आके इसको सरेंडर कर दोगे ना, दिखाना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा कि तो फट गया, चल गया। बट अगर आप वो घूम गया तो फिर दिखा नहीं सकते आप, लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड हो गया, तो फिर उसके लिए आप लिखो ना, क्या लिखा था? कंपनी पुट अप अ नोटिस इन द न्यूज पेपर, अनाउंस करता है कि भाई किसी को मिला है तो वापस कर दो, 90 दिन तक वेट करेगा। देखो लिखा है, कहीं नहीं लिखा होगा, ध्यान रखो आप, कहीं लिखा है क्या? लिखा है ना, 93 महीने तक वेट करते हो। अगर किसी ने रिस्पॉन्ड कर दिया तो नहीं इशू करेंगे, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फिर कंपनी को नया सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा, और उस पे लिखा ही रहेगा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, अरे बोलो, उस पर एक लाइन लिखी है, कंपनी ओरिजिनली डुप्लीकेट इशू करेगी कि ओरिजिनली ओरिजिनल करेगी? अगर कंपनी ने ओरिजिनली डुप्लीकेट की तो देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा है? कंपनी हैज टू पे इफ इट इज इशूड विद इंटेंट टू डिफ्रॉड। अगर पहली बार में डुप्लीकेट है तो फिर तो डिफ्रॉड हुआ। ठीक है, अरे बोलो, ट्रांसफर ऑफ शेयर फटाफट आ जाओ। वॉलंटरीली बेच रहे हो, फुल्ली पेड में वॉलंटरीली बेच रहे हो, अनदर पर्सन को बेचने वाला ट्रांसफर, इसके पास जा रहा है वो ट्रांसफरी, और आप पैसे लोगे ना उससे, तो लिखा ना कंसिडरेशन लोग, गिफ्ट की तरह भी दे सकते हो। बाप अपनी बेटी को दे रहा है, भाई अपने भाई को दे रहा है, तो गिफ्ट की तरह भी दे सकते हो, क्योंकि पैसे कंपनी को तो पैसे मिल चुके हैं, तो कंपनी को उससे कोई लेना देना है नहीं। हर मेंबर को अधिकार है कि वो अपने शेयर्स को बेचे। पब्लिक कंपनी के मेंबर फ्रीली बेचेंगे, प्राइवेट कंपनी के रिस्ट्रिक्शन होते हैं, बट वो भी बाद में बेच सकते हैं। मेंबर बेचने के लिए क्या करना होगा? किसमें मैंने हेडिंग लिखा है, देखो लिखा होगा हेडिंग। हाँ, तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगा मेंबर? देखो, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फिलअप करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर? ट्रांसफर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट के साथ में कंपनी के पास जमा करेगा ना, देखो लिखा है अलाउ शेयर सर्टिफिकेट, और उसकी फीस पे करेगा। तो जो व्यक्ति वहां ट्रांसफर कर रहा है वो ट्रांसफर जिसके नाम पर हो रहा है वो, नेक्स्ट पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, या तो पूरा बेच दे या आधा बेच दे शेयर्स। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपने पूरा बेच दिया तो आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हट जाएगा, और आधा बेचोगे तो आपका भी रहेगा, उसका भी रहेगा, नया सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। ठीक है, आपको ये तो पता है ना, डिपॉजिटरी सिस्टम में डीमैट होता है ना, आपके जो रिकॉर्ड्स है वो कौन मेंटेन करता है? डिपॉजिटरी। और आपका अकाउंट कौन मेंटेन करता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, फिजिकली शेयर बेचोगे तो स्टैंप ड्यूटी लगती है, क्योंकि दिखता है ना कोई चीज जा रही है 10 तक, और इलेक्ट्रॉनिकली जाओगे तो नो स्टैंप ड्यूटी। पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया शॉर्ट नोट पे ट्रांसफर ऑफ शेयर का, तो हेडिंग बना के दियो, हेडिंग से लेंगे। अब आ जाओ रिफ्यूजल। कब मनी कंपनी मना कर देगी कि हमको तुमको शेयर, मतलब हम बेचना अलाउ नहीं करेंगे। पहला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा? आपने जो आर्टिकल में जो टर्म्स और कंडीशन दिए थे उसको फुलफिल नहीं किया आपने। दूसरा पॉइंट, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर एज पर कंपनीज एक्ट नहीं है, कुछ कमी है उसमें, कुछ इनकम्प्लीटनेस है। तीसरा,
when the instrument of trust is not supported by शेयर सर्टिफिकेट भी तो सरेंडर करना पड़ेगा। पहले वाले में क्या लिखा है, आर्टिकल के हिसाब से नहीं है, दूसरे वाले में क्या है, इनकम्प्लीट है, तीसरे वाले में शेयर सर्टिफिकेट के साथ होना चाहिए। चौथा पॉइंट, चार्ज कंपनी ने ऑलरेडी आपके शेयर सर्टिफिकेट को अपने पास गिरवी रखा क्योंकि आपने कंपनी से लोन ली, तो लीन का मतलब वही होता है चार्ज। ठीक है, अब आपको लग रहा है ये रीजन नहीं है, भलते तरीके से रोका, तो क्या लिखा है, अ मेंबर में अपील टू द एनसीएलटी विद इन ए गिवन पीरियड, क्या विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिफ्यूजल। जैसे आज रिफ्यूजल मिला तो उसके 30 दिन के अंदर आपको एनसीएलटी के पास चले जाना। ठीक है, अभी एग्जाम के टाइम अभी वो डिस्कस नहीं करती है, देख लेते हैं। और अगर कंपनी ने नोटिस नहीं दी, नोटिस दी तो 30 दिन के अंदर, नहीं दी तो क्या लिखा है, मेंबर कैन अपील विद इन 60 days फॉर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड विद इन 90 days इन केस ऑफ। तो सुनो ना, नोटिस नहीं देगी मगर नोटिस की डेट तो होगी ना, क्योंकि देता तो कब देती, उससे 90 दिन और प्राइवेट कंपनी को उससे 60 दिन। ब्लैंक ट्रांसफर क्या होता है, देखो 2 नंबर के लिए आएगा, जब आप अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर को बिना किसी का नाम लिखे उसको ट्रांसफर कर दोगे, ट्रांसफरी का नाम नहीं लिखा उसको, लिखा हाँ किसी का नाम नहीं लिखा, किसी को भी ट्रांसफर कर दिया, इन्हें मिया डिलीवरी कर, इट इज कॉल्ड ब्लैंक ट्रांसफर। ब्लैंक ट्रांसफर में क्या होने वाला है, देखो इजी परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स। देखो ब्लैंक ट्रांसफर किसी कितने भी, देखो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जब किसी का नाम नहीं लिखा तो नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, हाँ बेयर डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इस पे भी देखो क्या लिखा है, इस पे स्टैम्प ड्यूटी देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फॉर्ज मतलब जिस पे ट्रांसफर की फ्रॉड सिग्नेचर, उसकी ध्यान रखो मेरे, तो इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसमिशन में जल्दी कर लेना, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर तब होगा व्हेन इट इज एन ऑपरेशन ऑफ लॉ, इट हैपेंस इन 3 केसेस। ट्रांसमिशन मतलब इन केस ऑफ डेथ, डेथ में लीगल हायर को चले जाएगा, इंसिनिटी में गार्जियन को चले जाएगा, इंसल्ट में ऑफिशियल रिसीवर को चले जाएगा, ध्यान रखना आपको बता देंगे। दूसरी बात, इसमें जो शेयर जा रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं, क्योंकि ये तो अपने आप नहीं जा रहे हैं ना, सिचुएशन के हिसाब से जा रहे हैं। ट्रांसफर में पैसे लगेंगे, इसमें कंसिडरेशन नहीं लगेगा, इसमें आपको किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट सबमिट करने की भी जरूरत, सिर्फ डेथ वाले को डेथ सर्टिफिकेट ला और बिल की कॉपी, ठीक है, खत्म हो गया। इसमें तो शॉर्टकट आया तो आराम से लिख लो। अब डिफरेंस बिटवीन सामने आ जाएगा आपको, अरे पक्का। आईपीओ एफपीओ को देखो, पहला पॉइंट क्या लेगा, आईपीओ मतलब पहली बार ऑफर कर रहे हो, अनलिस्टेड कंपनी बोला ना, फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटी बाय अनलिस्टेड कंपनी, जो पहले अनलिस्टेड थी बट अब लिस्टेड। अब मुझे बताओ, एफपीओ में तो ऑलरेडी लिस्टेड है, आईपीओ हो चुका है। दूसरा पॉइंट होगा टाइप ऑफ इश्यूअर कंपनी, तो इट इज यूजुअली बाय अनलिस्टेड, बाय लिस्टेड, व्हेन इश्यूड, कि आप कब इशू करेंगे आईपीओ, व्हेन कंपनी इशूड एक्जिस्टिंग कंपनी व्हिच वांट्स टू रेज कैपिटल फॉर, और एफपीओ कब करोगे, फर्दर कैपिटल, ऑलरेडी कर चुके हैं पहली बार और फर्दर कैपिटल। ऑर्डर ऑफ इशू का मतलब क्या होगा, आईपीओ पहले आएगा ना, एफपीओ बाद में आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, आईपीओ मतलब फर्स्ट टाइम, एफपीओ मतलब सेकंड टाइम, तो आईपीओ के बाद जितने भी होंगे सभी एफपीओ, सही है ना। लिस्टिंग, आईपीओ में आप लिस्टेड होकर लिस्ट कराना पड़ेगा, और रिस्क इसमें ज्यादा होगा, पहले वाले में भी ज्यादा होगा, समझ गए ना। हाँ नहीं 6 आएंगे तो 6 लिखना, अरे समझा गया। चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, जवाब दो। फिक्स प्राइस में ऑलरेडी प्राइस डिसाइड है, प्रोस्पेक्टस में लिखा है, बीओडी ने डिसाइड कर, बुक बिल्डिंग में डिसाइडेड है क्या, प्राइस और क्वांटिटी डिसाइडेड नहीं, किससे डिसाइड होगा, बिडिंग से, ठीक है, वेरी गुड। कौन से प्रोस्पेक्टस में, कितने दिन मिलते हैं, 5 दिन, पढ़े ना बोलने, तो मतलब जो फिक्स प्राइस है उसमें प्राइस ऑलरेडी एडवांस में डिसाइडेड है, ठीक है, अरे बोलो। तीसरा वाला पॉइंट आओ, फिक्स प्राइस में आप प्रोस्पेक्टस इशू करोगे, उसमें प्राइस की भी इंफॉर्मेशन देंगे, क्वांटिटी ऑफ शेयर की, और इसमें कौन सा प्रोस्पेक्टस बोला, रेड है, इसमें प्राइस बैंड रहेगा, प्राइस रेंज, पर प्राइस नहीं रहेगा, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, कंपनी कम्स टू नो द पब्लिक डिमांड फॉर इट शेयर ओनली आफ्टर इट्स, इनको तो तभी पता चलेगा ना कितने लोगों ने खरीदा। अच्छा मुझे बताओ, फिक्स प्राइस पर आपको डिमांड बाद में पता चलेगा, और बुक बिल्डिंग आपने डिमांड पता करने के लिए किया है, अब बाद में इश्यू करोगे ना प्रोस्पेक्टस, वही लिखा पढ़ लो। बिड्स आर रजिस्टर्ड इन द बुक एवरी डे टिल द क्लोजर ऑफ, तो आपको रोज पता चलेगा कि कितने लोग खरीदना चाह रहे हैं, सही है कि नहीं। 5वां पॉइंट क्या लिखा है, तो फिक्स प्राइस में एप्लीकेशन मनी है, पूरा पैसा ले लेंगे आपसे, और इसमें ओनली एप्लीकेशन मनी लेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ बिडिंग हुई है ना, अभी तो बाद में आपको लॉट दिए जाएंगे, ठीक है। और व्हेन यूज्ड,
अब भी पढ़े अपन ने, फिक्स प्राइस, पब्लिक इशू, राइट इशू बेसिस और राइट इशू बोनस इशू नहीं पढ़ता, वो अभी पढ़ा दिया आपको मैंने। ट्रांसफर ट्रांसमिशन भी क्लियर है और वो आ सकता है, ट्रांसफर में कंसिडरेशन होगा, ट्रांसमिशन में नहीं होगा। ट्रांसफर में स्टैम्प ड्यूटी होगी, ट्रांसमिशन स्टैम्प ड्यूटी नहीं होगी। ट्रांसफर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर होगा, उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, होगा तो फॉर एग्जांपल डेथ सर्टिफिकेट होगा, प्रोविजन ऑफ विल होगी। ट्रांसफर वॉलंटरी है, ट्रांसफर इनवॉलंटरी है, कंडीशन आपको पता है। ट्रांसफर में जो आप फुल्ली पेड अप शेयर बेचना चाहते हैं, ठीक है, और ट्रांसमिशन में डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसिनिटी वो आप कर लोगे। आप गिफ्ट की तरह भी दे सकते हैं। पार्टीज कौन इन्वॉल्व होती है, ट्रांसफर और ट्रांसफरिंग, उधर कोई पार्टीज नहीं, सिर्फ लीगल नॉमिनी है, ठीक है। अरे बोलो, खत्म हो गया। तो ये चैप्टर का एक जो डाउट है वो अभी मतलब आप कर लेना, इसको छोड़ना मतलब उसे आप पूरा कर लेना, इसको छोड़ना। अब ज्यादा मत बैठो सामने, नहीं तो उसमें हो जाए दिक्कत हो। नींद आ रही है आपको? नींद तो आएगी, नींद कैसे नहीं आएगी?